Hello everyone, welcome back to KP classes. This is Nia Mentor and welcome to our score booster series. तो लास्ट लेक्चर में हमने 3 मार्क का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी थी. इस वीडियो में हम 8 आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे. 8 मार्क्स का आंसर आप कैसे लिखेंगे, पहले देखिए डूज एंड डोंट्स की बात कर लेते हैं. इसमें भी सेम अप्रोच फॉलो होगा, लेकिन 3 मार्कर में जैसे हमें 3 पॉइंट्स लिखने थे, यहाँ पे कम से कम आपको 6-7 पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन बिल्कुल लिखना है, क्योंकि 1 नंबर आपका इंट्रोडक्शन का है, 1 नंबर आपका क्या है, कंक्लूजन का है. ठीक है, तो उसमें आप टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हैं, टाइम पीरियड, रूलर, थीम, कुछ भी आप ब्रीफली 2 या 3 लाइनों में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं. ठीक है, बॉडी कम से कम आपकी 6 मार्कर के हिसाब से आपकी बॉडी होती है, जिसमें आपको 6 से 7 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं. पैराग्राफ तो बिल्कुल नहीं लिखने हैं. जिसमें आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं, बिल्कुल अगर टाइम मिले तो आप छोटा सा मैप भी बना सकते हैं. विजयनगर के बारे में क्वेश्चन आ गया, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक लाइक अ स्मॉल मैप और समथिंग लाइक दैट. तो आप मैप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम्स हो गया, ये सब आपका खुद का डिस्क्रिप्शन है. और यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना तो मैंडेटरी है. हर पॉइंट की एक सेपरेट हेडिंग लिखना तो बहुत मैंडेटरी हो जाता है. हर पॉइंट की एक हेडिंग एंड क्लियरली इट शुड बी नंबर. 3-4 लाइन से ज्यादा नहीं लिखना. यूज हेडिंग और सब हेडिंग्स. एंड देन कंक्लूजन में आपको इम्पैक्ट लिखना है, सिग्निफिकेंस लिखना है, या उसको फिर समराइज करके लिखना आ जाता है. चलिए हम प्रैक्टिस करेंगे. एंड एज यू नो 3 क्वेश्चन आते हैं आपके 8 मार्कर्स में से, और ऐसा माना जाता है कि तीनों बुक्स में से एक 8 मार्कर आता ही आता है. ठीक है, तो मोस्ट पॉसिबल 8 मार्कर्स हम डिफाइन करने वाले हैं. ठीक है, अब कुछ प्रेजेंटेशन के फ्री मार्क्स से अगर आपने कंटेंट खराब लिख दिया, 6 मार्क्स की बॉडी में से आपको 5 नंबर मिल रहे हैं, लेकिन आपको प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो आपको नंबर मिल सकते हैं. 8 में से 8 भी मिल सकते हैं. उसमें आपको क्या रखना है, नंबरिंग करनी है पॉइंट्स की, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एंड लास्टली लाइन छोड़ना है. हर हेडिंग और हर पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ना तो मैंडेटरी हो जाता है. ठीक है, ये आपकी प्रेजेंटेशन है जो फ्री मार्क्स आपको दिला सकते हैं. 7 की जगह आपको 8 मार्क्स भी मिल सकते हैं. ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, देयर वर स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द फैमिलियर रिलेशंस ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड. थीम 1 से ये क्वेश्चन आया है. थीम 1 से ये क्वेश्चन आया आपका, किसमें से, थीम 1 से ये क्वेश्चन आया है. ठीक है, अब इंट्रोडक्शन की बात करें. इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, फैमिलियर रिलेशनशिप ड्यूरिंग महाभारत दे हैड डिस्टिंक्ट फीचर्स. ठीक है, स्पेसिफिक फीचर्स है तो 2 लाइनों में ये लिखना है कि दे हैड डिस्टिंक्ट फीचर्स एंड स्पेसिफिक फीचर्स एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ महाभारत पीरियड. सबसे पहला क्या आ जाता है आपका मेन पॉइंट जो हमें महाभारत में मिलते हैं, पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर. पेट्रियार्की. ठीक है, पेट्रियार्कियल स्ट्रक्चर, क्योंकि सोसाइटी जो थी वो पेट्रियार्कल थी. फॉर एग्जाम्पल, जो मेल एल्डर मेल होता था, ही यूज्ड टू रन द फैमिली. महाभारत के कॉन्टेक्स्ट में करें, भीष्म पितामह हो गया था, तो तब जितने भी डिसीजंस थे उनके स्टैम्प के बिना नहीं होते थे. तो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर इज द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, तो फैमिलियर रिलेशन में फर्स्ट आता था आपका पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर. किनशिप के भी कुछ रूल्स थे. दूसरा हो गया क्लैन. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लैन. क्लैन का इंपॉर्टेंस आ जाता है. क्लैन क्या होता है आपका, कुल. ठीक है, सेपरेट क्लैंस, कुल और गोत्र. ठीक है, ये क्या होता है, बहुत क्रूशल होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौरव पांडव की जो लड़ाई हुई थी वो थ्रोन के चक्कर में हुई थी, क्लैन के चक्कर में ही हुई थी. ठीक है, क्लैन और गोत्र का. देन ये आपका एक स्पेसिफिक फीचर है. देन कम्स रूल्स ऑफ मैरिज वाज क्लियरली डिफाइंड. क्या रूल था मैरिज का, सेम गोत्र में शादी नहीं करेंगे, डिफरेंट गोत्र में शादी करेंगे. ठीक, कास्ट की बात नहीं हो रही, ग्रोथ की बात हो रही है. ठीक है, और उस टाइम पे एंडोगेमी वाज एनकरेज्ड and exogamy within the gotra was practiced. ठीक है, then comes next आ जाता है आपका polygamy and उसके बाद आ जाता है polyandry. polygamy मतलब one man having several wives, polyandry one woman having several husbands. तो ये आप सेपरेट पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, सेम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं. ठीक है, पॉलीगैमी बहुत ज्यादा कॉमन थी. पॉलीएंड्री का आप द्रौपदी का एग्जाम्पल लिखेंगे. ठीक है, पॉलीएंड्री में द्रौपदी का आप एग्जाम्पल लिखेंगे. ठीक है, देन रोल ऑफ किनशिप. फैमिली टाइज बहुत कॉमन थे भाई.
उन्हीं फैमिली में लड़ाइयां भी कॉमन थी। तो किनशिप का क्या मतलब होता है? फेमिलियर रिलेशंस। ठीक है, कजन्स के बीच में प्यार भी था लेकिन लड़ाई भी थी। राइवलरीज वर आल्सो प्रेजेंट, पांडव कौरव की लड़ाई देख लो, एंड टाइज वर आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट आ जाता है ओबीडियंस। उसे क्या बोलेंगे? धर्म। ओबीडियंस और धर्म was also practiced within the family। पे बड़ों का आदर करना, ये यहीं से ही आया है कि आज भी you have to touch the feet, नमस्ते करना है। ठीक है, ये क्या धर्म है? ओबीडियंस है। लॉयल्टी टू द एल्डर्स, फैमिली ड्यूटी, फाइन। तो पूरी महाभारत के बारे में इट वाज ऑल बेस्ड ऑन धर्म। हमारा धर्म क्या बताता है, लॉयल्टी क्या बताती है। सो ये सारे क्या थे? स्पेसिफिक फीचर्स थे आपके ड्यूरिंग द महाभारत पीरियड। कंक्लूजन में ये लिखेंगे दैट दे वर वेरी कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल एंड डीपली रूटेड इन दी सोशल एंड कल्चरल इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये आ जाता है आपका फर्स्ट 8 मार्कर क्वेश्चन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिटिकल पावर और द किनशिप वाज रियली डिपेंडेंट ऑन द बर्थ। तो किनशिप बर्थ पे डिपेंड ना हो गया क्षत्रियस, बट आल्सो ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज विद एग्जांपल फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी ऑन। ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया है कि ये जो थ्रोन था ये लिमिटेड नहीं था क्षत्रियस पे, क्योंकि हमें वो नॉन क्षत्रिय किंग भी मिलता है। कौन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और मगध की कहानी आपको लिखनी पड़ेगी कि ऐसा क्या हुआ था कि नॉन क्षत्रिय किंग्स भी आ गए थे। ठीक है, सो फ्रॉम 6th सेंचुरी ऑनवर्ड्स पॉलिटिकल पावर इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री वाज नॉट स्ट्रिक्टली, तो ये स्ट्रिक्टली कन्फाइंड नहीं था टू द क्षत्रियस, इट वाज ओपन टू एनीवन। फर्स्ट एग्जांपल में आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में लिखना है। एंड चंद्रगुप्त मौर्य वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, ही वाज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय किंग, ही वाज अ शूद्रा, जिसको किसने तैयार किया था? चाणक्य ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका नॉन क्षत्रिय रूलर्स। देन कम्स महाजनपद। महाजनपद में भी हमें देखने को मिलता है कि देयर वर सेवरल नॉन क्षत्रिय रूलर्स। ठीक है, जो लैंड आर्मीज रेवेन्यू के बेसिस पे इमर्ज हुए थे रादर देन ऑन द बर्थ। तो ये जो महाजनपद पे जो किंग्स इमर्ज हुए थे वो लैंड के बेसिस पे हुए थे, आर्मी के बेसिस पे हुए थे, एंड नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। देन व्हाट दे डिड, देन कम्स नेक्स्ट इज अलायंसेस। कुछ किंगडम्स आपके अलायंसेस के बेसिस पे भी हुए थे। ठीक है, और ये अलायंस क्या होते थे? मैट्रिमोनियल अलायंस। मोस्टली दे वर मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट कर लिया। उसके बाद फोर्सफुल अलायंसेस। नेक्स्ट हो गए फोर्सफुल अलायंसेस। ये कैसे हो गया? थ्रू वॉर। ठीक है, तो ऐसे हमें किंग्स देखने को मिले। देन कम्स एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज। टेरिटरीज एक्वायर कर ली ऐसे एक्सपेडिशंस भेज के, टेरिटरीज को एक्वायर कर लिया। ठीक है, देन कुछ हो गए आपके लेजिटिमाइजेशन, कुछ हो गए आपके लेजिटिमेट अलायंसेस। वो कैसे हो गए? रिचुअल्स के थ्रू। अपने आपस में इन्होंने क्या कर दिया? मर्जी से कर दिया, परफॉर्मिंग रिचुअल्स लाइक अश्वमेध यज्ञ, ताकि अथॉरिटी पेट्रोनाइज हो सके। ठीक है, सो किनशिप वाज नॉट डिटरमाइंड बाय द बर्थ, बट इट वाज amalgamation of various factors such as political, cultural, social factors. So it was not confined strictly to the birth. तो ये इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स। तो उसमें 2 पॉइंट्स पड़ेंगे आपके बिलीव्स के एंड टीचिंग्स के। तो ये 2 सेट्स पड़ेंगे, इसमें 4 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा आपको याद आ रहा है तो आप 4 भी लिख सकते हैं। सो मेन बिलीव्स एंड टीचिंग्स ऑफ द गुरु नानक देव इज आर, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दे आर, फर्स्ट हेडिंग बनेगी बिलीव्स की, सेकंड बनेगी टीचिंग्स की। ठीक है, सो ही वाज द फाउंडर ऑफ सिखिज्म। इनके बिलीव्स की बात करें, पहला बिलीव क्या था? वन गॉड। बहुत सारे गॉड नहीं है, मल्टीपल गॉड, एक ही गॉड है। ठीक है, देयर इज एक्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन इटर्नल गॉड हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ठीक है, देन कम्स नो आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन नहीं करेंगे।
बाकी रिलीजन में क्या देखने को मिला, लाइक हिंदुइज्म हो गया, मूर्ति को हम वर्शिप करते हैं, बट इधर क्या था, नो आइडल वर्शिप, अपोज द आइडल वर्शिप, गॉड कैन नॉट बी कन्फाइंड टू इमेजेस और टेम्पल्स। देन कम्स इक्वालिटी थी, ये इनका बिलीफ था, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं होता था, एवरीवन आर इक्वल इन द आईज ऑफ गॉड। एंड लास्टली आ जाता है रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एज नाम, ठीक है, रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड एज अल्टीमेट जो नाम सिमरन है वो आप सैल्वेशन, उसी से आपको सैल्वेशन मिलेगा। सो ये आ जाते हैं बिलीफ। टीचिंग्स में आ जाएगा फर्स्ट क्रिटिसाइजिंग द रिचुअल्स, जो रिचुअल्स चलते आ रहे हैं उसको क्या करना है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, काफी ज्यादा तरीके से क्रिटिसाइज किया था रिचुअल्स को, डोमिनेंस ऑफ द प्रीस्ट, इनर डिवोशन, एक्सटर्नल प्रैक्टिसेस। देन कम्स सोशल इविल्स सच एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अपोजिंग सोशल इविल्स। ये इनकी टीचिंग्स थी, क्या सिखा रहे थे, ये जो सोशल इविल्स है उसको क्या करो, रिजेक्ट करो, अपोज करो, लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, अनटचेबिलिटी हो गया, ये सारी चीजें क्या करो, आपको करो। देन कम्स ऑनेस्टी, he embraced honesty, he should be honest with yourself and each other, honesty को उन्होंने embrace किया था। लास्ट है there should be harmony, तो he also promoted harmony among all religions, it's not only Sikhism, all other religions में जितने भी होते लड़ाई नहीं करनी चाहिए। he said that they should live in very harmony और peace, ठीक है। These were the teachings of Guru Nanak. So Guru Nanak Dev's beliefs that he promoted devotion देने के points लिख लो। He promoted the idea of one God and formless God, equality, he embraced equality and harmony among the all religions, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, conclusion आ जाएगा, ठीक है। Next question, major beliefs and teaching of Chishtis। अब चिश्तीज के बारे में लिखना है भाई, तो इसमें चॉइस भी बन सकता है, इन दोनों क्वेश्चन में चॉइस भी बन सकता है, क्या गुरु नानक देव की लिख लीजिए या चिश्ती, ये दोनों 8 मार्कर में आते हैं, 3 मार्क्स में कम देखने को मिलता है। तो चिश्तीज का आपको क्या लिखना है, टीचिंग्स ऑफ बिलीफ्स। ओके, सो चिश्तीज, इसमें भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिलीफ्स एंड टीचिंग्स। सिमिलर थे, पहला क्या था, रिनंसिएशन ऑफ मटेरियल वेल्थ, बिलीफ इन वन गॉड, एक ही था, उसमें आपका फॉर्मलेस गॉड है, इसमें भी अल्लाह इज द फॉर्मलेस गॉड, ठीक है, यूनिटी ऑफ गॉड। देन कम्स पाथ ऑफ लव एंड डिवोशन, रिनंसिएशन ऑफ वेल्थ, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इक्वालिटी, देन म्यूजिक ऑफ समा, ये सारी चीजें क्या आ जाते हैं आपके चिश्ती बिलीफ्स और टीचिंग। कानखा के बारे में आप लिख सकते हैं, तो उसमें बहुत मटेरियल है आपको लिखने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मटेरियल है, तो उसको सिलेक्टिवली अपने हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में मिला के आपको क्या करना है, इसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पैक्ट पूछा है नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1915 से लेकर 1931। इम्पैक्ट इंडियंस पे क्या पड़ा, 1915 क्यों, क्योंकि गांधी जी आए थे, गांधी जी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट ज्यादा हुई थी, आपकी एनसीएम हुई, ठीक है, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, सीडीएम हुआ, तो 1931 में लास्ट हुआ, सीडीएम कंक्लूड हो गया था, ठीक है। तो उसका आपको क्या करना है, इम्पैक्ट लिखना है। So period from 1915-1931 was under the leadership of Mahatma Gandhi. It marked the major transformation and these were the impact on Indian masses of this national movement. पहला क्या था, सबसे पहले तो mass participation हमें देखने को मिला, people actually participated, और गांधी जी का जो public appearance है, as a public, the image of public leader काफी ज्यादा helpful थी, ठीक है। एंड मास पार्टिसिपेशन एग्जाम्पल में लिखिए थ्रू एनसीएम एंड सीडीएम, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। एनसीएम कब आया था, 1920 में आया था, सीडीएम आया था 1930 में आया था। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अवेकनिंग, आंखें खुल गई, अवेकनिंग और अवेयरनेस, अवेकनिंग और अवेयरनेस हो गया ऑफ द पीपल, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन कम्स सत्य, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सत्याग्रह, ये सारे आइडियाज का लोगों को पता चला,
ठीक है, थ्रू दीज मेथड्स, थ्रू दीज मूवमेंट्स। देन कम्स नेक्स्ट आ जाता है बॉयकॉट। इन मूवमेंट्स के थ्रू हमने बहुत हद तक क्या करा, बॉयकॉट करा। किसका? फॉरेन गुड्स का। फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, भारी मात्रा में हमने गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करा, बॉयकॉट कर दिया। देन आईएनसी का रोल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। हमें इंस्टीट्यूशंस मिले, राइज ऑफ द इंस्टीट्यूशंस लाइक इंटरनेशनल कांग्रेस, उसका हमें राइज देखने को मिलता है। देन रूरल मोबिलाइजेशन, रूरल पार्टिसिपेशन और मोबिलाइजेशन। हाउ कैसे, चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, इसमें हमें रूरल पार्टिसिपेशन भी देखने को मिला है। ठीक है, सो इट टर्न पीपल मूवमेंट into a mass movement. So this was the impact of national movement and it was mainly positive. हमें नेगेटिव देखने को नहीं मिलता, it was like mainly positive. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ गांधी। वेरी गुड, गांधी जी पे क्वेश्चन आते ही आता है। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, अब बिफोर नहीं पूछा भाई, आफ्टर इंडिपेंडेंस का इनका क्या रोल था। तो इसमें आप कौन करेंगे, सोर्सेज के बारे में लिखेंगे, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसमें हमें गांधी जी के रोल के बारे में पता चलता है। फाइनली उनके डेथ के बारे में आपको क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में आ जाता है, तो दोनों चैप्टर्स को कंबाइन करके ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो उसमें जितने भी सोर्सेज हैं जिसके थ्रू वी गॉट टू नो अबाउट गांधी जी, सो यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में रोल ऑफ द गांधी जी आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेमीकोलन 1 2 3 4 5 6, सोर्सेस के नाम न्यूज़पेपर, आर्काइव्स, ठीक है, इमेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। रोल लिख रहा है थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, और उनके डेथ के बारे में आपको क्या करना है, एज अ कंक्लूजन मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन चॉइस आ जाता है थीम 2 में से, बेनियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्राउन ओनरशिप ड्यूरिंग द मुगल इंडिया और इब्न बतूता व्यूज ऑन दिल्ली दौलताबाद। तो भाई इन्होंने क्या करा, एक ने बाजार के बारे में लिखा, एक ने कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करा, यूरोप और इंडिया को कंपेयर किया है। तो उसकी बात करेंगे। फ्रैंकोस बेनियर, ही वाज अ फ्रेंच ट्रैवलर। ठीक है, मुगल पीरियड के दौरान आते हैं, औरंगजेब वहां पे रूल कर रहा था, वो वाज द मुगल एम्परर एट दैट टाइम, औरंगजेब वाज द रूलर। तब इन्होंने क्या करा, इंडिया लेकर आए एंड अपने अकाउंट्स लिखे। सबसे पहले इन्होंने क्या ऑब्जर्व करा, that Mughal India was owned by emperor not by the individuals. So ownership of land, land के बारे में इन्होंने एक अपना किया था कि उधर यूरोप में प्राइवेट प्लेयर्स को दिया जाता है, यहाँ पे सारा लैंड क्या है, स्टेट। तो बेसिकली इन्होंने क्या करा था, कंपेयर किया था। इनका पूरा कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म लिखना है। ठीक है, कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म दोनों लिखना है। उसके बाद क्या था, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं थी। अगेन प्राइवेट प्लेयर्स तो थे ही नहीं, सारा काम तो क्या हो गया, स्टेट के पास हो गया। तो परमानेंट ओनरशिप नहीं थी, कभी भी उनसे उनका लैंड ले सकते हैं। आज अगर आप लोगे लैंड खरीदोगे तो गवर्नमेंट कभी भी ले नहीं सकती, क्यों, क्योंकि आप लीगली हकदार हो उसके, क्योंकि आपके पास पैसा है। ठीक है, देन कम्स लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर इंप्रूवमेंट, राइट्स नहीं दिए, मोटिवेशन नहीं था, एग्रीकल्चर खराब था, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं था। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ था मतलब जो अमीर लोग हैं उन पे सारा वेल्थ आ गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल देखने को मिला, उसका इंपैक्ट आज भी पड़ता है। तो उन्होंने क्या करा, बेनियर ने सारा कंपेयर करा और क्रिटिसाइज करा है इंडियन सोसाइटी एंड यूरोपियन सोसाइटी को। तो ये सारा क्वेश्चन हम क्रिटिसिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू, कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, देन इब्न बतूता व्यू ऑफ दिल्ली एंड दौलताबाद की अगर बारे में बात करें, वो क्या था, ही वाज अ मोरक्कन ट्रैवलर, जिनकी किताब का क्या नाम था, रिहला। तो उनका दिल्ली के बारे में क्या व्यूज थे, दिल्ली क्या एक सिटी है, एक कमर्शियल सिटी बन सकता है जिसकी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर दोनों बहुत ज्यादा क्या है, ज्यादा है, फ्लरिश हो सकता है। सेकेंड, इट वॉज द कैपिटल, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जितनी भी कैपिटल वही थी। देन कम्स सोसाइटी को इन्होंने डिफरेंशिएट करा, बजाज के बारे में लिखा, कोकोनट पाम थ्योरी के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दौलताबाद के बारे में बात करें, उन्होंने देखा कि दिल्ली से दौलताबाद पॉपुलेशन क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स माइग्रेशन हुआ
एंड दौलताबाद के बारे में बात करें तो दिल्ली से कम उसका प्रायोरिटी होता है क्योंकि दिल्ली का है सेंट्रली लोकेटेड है, दौलताबाद थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। एंड लास्टली ही व्यू ट्रांसफर ऑफ पोorly प्लान लीडिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर। एंड ये जो ट्रांसफर हुआ ना कैपिटल का, ये इट वाज अ मेजर नथिंग बट मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, ये क्या थे इनका व्यूज था। सो ही प्रेजेंट दिल्ली एज अ मैग्निफिकेंट कैपिटल, बट दौलताबाद क्या था, सिर्फ एक हार्श और इम्प्रैक्टिकल डिसीजन था मोहम्मद बिन तुगलक फ्रॉम शिफ्टिंग कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, ठीक है। So these were the important 8 markers question. I hope you like this video. Stay tuned for the coming lectures. I'll see you in the next lecture everyone. Till then, take care. Bye bye. Thank you.